आर यू। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछली बार हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, कोशिका के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था दोस्तों। आज हम कोशिका के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और जिस प्रकार घर का निर्माण एक एक ईंट से होता है, उसी प्रकार कोशिका का शरीर का निर्माण भी एक एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसी संदर्भ में हम आगे और पढ़ेंगे दोस्तों। कोशिका की जो खोज थी वो 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों। कब की थी दोस्तों? 1665 के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने क्या कोर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया था। देखो, कोर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कोर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। ओके दोस्तों। उन्होंने कोर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठक युक्त अथवा विभाजन युक्त बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। तो ये जो सेल्स दी, रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी थी वो कोर्क की मृत कोशिकाओं के अंदर देखी थी, और ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी थी। तो ये डायग्राम वगैरह सब आपको इस वीडियो के अंदर दिख जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सब दोस्तों कोशिका जो होती है, आपको पता ही है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और जिस प्रकार एक एक ईंट से मिलकर एक पूरा भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक एक सेल से मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण होता है दोस्तों। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है दोस्तों। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। जो वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसी भी जीव का अध्ययन करते हैं और फिर उसका आवर्धित चित्र बनाकर फिर उसको समझाते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। कोशिका की संरचना का विशद अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के अभिरंजक भी होते हैं दोस्तों, जैसे मैथिलीन ब्लू है दोस्तों, सेफ्रेनिन है, ऐसे कई प्रकार के अभिरंजक काम में लिए जाते हैं। ग्लिसरीन है, अलग अलग ऊतकों को रंगने के लिए, उनकी सेल्स को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। अब पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। देखो दोस्तों, पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़ा। जैसे सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये आसानी से देखे जा सकते हैं दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनको कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। परंतु ये जो जीव हैं वो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विशालकाय होते हैं, जैसे डायनासोर थे दोस्तों, ये धरती से विलुप्त हो चुके हैं। जो डायनासोर थे उन्होंने अपना अंत तक बचा रखा था। एक समय ऐसा था जब डायनासोर का ही साम्राज्य हुआ करता था, इंसान नहीं हुआ करते थे। डायनासोर इंसानों को खा जाया करते थे। तो डायनासोर जैसे विशालकाय जो जीव थे, वो प्रकृति की कुछ प्रलयंकारी घटनाएं थी, उनकी वजह से वो नष्ट हो गए। और देखिए दोस्तों, सूक्ष्म जीव से लेकर डायनासोर तक के जो जीव, अलग अलग आकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे मच्छर हैं, कई मछलियां हैं, ठीक है, कई प्रकार के जो कछुए हैं, है ना दोस्तों, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। अब देखो, कोशिकाओं की जो संख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो अनगिनत होती है। कोशिकाओं के आधार पर हमने कल पढ़ा था दोस्तों कि जो सजीव होते हैं
वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय प्राणी और एक होते हैं बहुकोशिकीय प्राणी। जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, सारे समस्त कार्य एक कोशिका से संपन्न होता है। और जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें समस्त कार्य अलग अलग कोशिकाओं से संपन्न होते हैं। तो देखो, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक प्राणी कहलाते हैं, जिनको मल्टी सेलुलर भी कहा जाता है दोस्तों। और ऐसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिका प्राणी कहते हैं दोस्तों, उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो मल्टी सेलुलर जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। मल्टी का अर्थ होता है अनेक, ठीक है दोस्तों, और सेलुलर का अर्थ होता है कोशिका, यानी अनेक प्रकार की कोशिकाएं। यानी ऐसे जीव जिनके अंदर अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यानी बहुकोशिकीय प्राणी। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। देखो, जो छोटे जीव होते हैं उनके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है दोस्तों, और उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनि का मतलब एक, यूनिट, यूनिट यानी एक, यूनिट से यूनि बना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो एक कोशिका है इनकी कोई भी क्रिया को प्रभावित नहीं करती है दोस्तों। ये जो एक कोशिका है इसी से ये सारे कार्य करते हैं, सारे कार्य संपन्न करते हैं। जैसे जनन का कार्य है, पाचन कार्य है, उत्सर्जन का कार्य है दोस्तों, सारे के सारे कार्य एक कोशिका से संपन्न होते हैं। और ये जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनके अंदर पूरा अंग तंत्र पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के अंग तंत्र, तो उनसे ही ये सारे कार्य संपन्न करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, निश्चित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं हर यानी कि चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, वो अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। चाहे मनुष्य हो चाहे मच्छर हो चाहे कोई भी प्राणी हो, अपना जीवन एक कोशिका से संपन्न करते हैं। ठीक है, और वो निश्चित अंड में बदलते हैं, निश्चित अंड से उनमें परिवर्तन होता है, और ये बहु को धीरे धीरे एक कोशिका से दो बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार कोशिकाओं के अंदर लगातार विभाजन होता रहता है दोस्तों। तो कोशिका विभाजन की जो क्रिया है अनवरत चलती रहती है, जिसकी वजह से बहु कोशिकीय प्राणियों का निर्माण होता है। लेकिन एक कोशिकीय प्राणियों के अंदर केवल एक ही कोशिका पाई जाती है दोस्तों, उनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय जो प्राणी होते हैं उनके अंदर जैसे अमीबा है, युग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब भी एक कोशिकीय प्राणी के अंदर आते हैं। और बहुकोशिकीय प्राणी के अंदर जैसे मच्छर हैं, बरगद हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे बहुकोशिकीय प्राणी के अंदर आते हैं। तो देखो दोस्तों, जो कोशिका की आकृति होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। कोशिका की जो आकृति होती है, जैसे अमीबा की आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है दोस्तों। जो अमीबा होते हैं उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, उनको बहुरूपीय प्राणी कहा जाता है। अमीबा को आप चाहे आप कितने टुकड़े करो दोस्तों, अमीबा के हजारों लाखों टुकड़े करके अगर आप पानी के अंदर डाल दें तो उतने अमीबा नए बन जाएंगे। अमीबा को एक अमर प्राणी कहा जाता है दोस्तों। सजीवों के अंदर अमीबा अमर होता है, यानी कि अमीबा को मारा नहीं जा सकता। अमीबा के आप जितने टुकड़े करेंगे उतने अमीबा नए बन जाएंगे। और ऐसे कई प्राणी हैं, जैसे दोस्तों पैरामीशियम है। पैरामीशियम का जो आकार है वो जूती के तले के समान होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। ये अपने से छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनका भोजन के रूप में भक्षण करते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखो दोस्तों, जो अमीबा होते हैं, अमीबा के अंदर कूटपाद पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करने के लिए अतिवृद्धि उत्पन्न करते हैं और अपने भोजन को अंदर की तरफ ग्रहण कर लेते हैं, और इनमें जो कूटपाद बनते हैं उनको पादाप कहा जाता है दोस्तों, ये सूडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो अमीबा होते हैं अपना भोजन
अंदर की ग्रहण करते हैं तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और जब ये भोजन को बाहर की तरफ या अपना जो भोजन पचने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो जब बाहर त्यागते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। भोजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया, सॉरी दोस्तों, भोजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया जो एंडोसाइटोसिस कहलाती है, और भोजन को बाहर की तरफ वापस निकालने को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। अभी हम क्लास लेवल 8 तक की बात कर रहे हैं। फिर देखो, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। जो WBC होती है, जो ब्लड सेल्स होती है दोस्तों, आपको पता है ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती है दोस्तों। यानी कि जो रक्त कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो देखो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनको RBC कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पुचल्स या रेड ब्लड सेल्स। और एक होती है WBC वाइट ब्लड सेल्स, और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा भी पाया जाता है दोस्तों, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार देखो, WBC जो होती है वो रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करती है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है इनको, ये हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी पावर होता है, वो WBC की वजह से ही होता है। ठीक है दोस्तों। और जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का जो कलर है, जो रंग होता है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और जो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों, उसके अंदर थ्रोम्बोसाइट्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती है। और थ्रोम्बोसाइटोसिस के द्वारा ये जो प्लेटलेट्स होती है रक्त में थक्का बनाने का कार्य करती है। अगर आपको चोट लग गई है, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी देर बाद अगर आप उसको पानी के बहते हुए पानी के नीचे, अगर आपको बहते हुए कोई भी चोट लग गई है, बहता हुआ खून है, ठीक है, तो आप अपने अंगों को बहते हुए पानी के नीचे रखेंगे, थोड़ी देर में खून का थक्का बन जाएगा दोस्तों। ये थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से होता है। थ्रोम्बोसिस नाम की कोशिकाएं होती है। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कोशिकाओं के द्वारा ये रक्त का थक्का बना दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों, ये जो इनकी आकृति भी अलग अलग होती है। ये जो जैसे तंत्रिका कोशिका है, रक्त कोशिका है, ठीक है, कुछ गोलाकार रक्त कोशिकाएं भी होती है, तर्कुपेशी कोशिका होती है, लंबी शाखान भी तंत्रिका कोशिका भी होती है। तो इन सब के डायग्राम आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। आज थोड़ी तबीयत सुस्त है दोस्तों, मौसम क्या थोड़ा चेंज होता रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कहीं भी बारिश होती है तो थोड़ी ठंडक बढ़ जाती है दोस्तों। तो थोड़ा सा हो सकता है आवाज़ में कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, आवाज़ तो दिखाई नहीं देती है। तो देखो दोस्तों, कोशिका के साइज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है, कोशिका के बारे में हमने काफ़ी जानकारी ले ली है। आगे की जो जानकारी है दोस्तों वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, कोई भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे दोस्तों। हम देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं जितना हमने पढ़ा है उसमें से। और हम लाइव भी रहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और लाइव रहेंगे तो लाइव सेक्शन के अंदर आप लाइव सेशन में आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी तरह से देखें और समझें, बार बार रिवाइंड करके देखें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करें। और मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
और आगे से आगे शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम एंड गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछली बार हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, कोशिका के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था दोस्तों। आज हम कोशिका के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और जो जिस प्रकार घर का निर्माण एक एक ईंट से होता है, उसी प्रकार कोशिका का शरीर का निर्माण भी एक एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसी संदर्भ में हम आगे और पढ़ेंगे दोस्तों। कोशिका की जो खोज थी वो 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों। कब की थी दोस्तों? 1665 के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने क्या कोर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया था। देखो, कोर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कोर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। ओके दोस्तों। उन्होंने कोर्क के स्लाइस में अनेक कोष्ठक युक्त अथवा विभाजन युक्त बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। तो ये जो सेल्स दी, रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी थी वो कोर्क की मृत कोशिकाओं के अंदर देखी थी, और ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी थी। तो ये डायग्राम वगैरह सब आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सब दोस्तों कोशिका जो होती है, आपको पता ही है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और जिस प्रकार एक एक ईंट से मिलकर एक पूरा भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक एक सेल से मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण होता है दोस्तों। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है दोस्तों। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। जो वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसी भी जीव का अध्ययन करते हैं और फिर उसका आवर्धित चित्र बनाकर फिर उसको समझाते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। कोशिका की संरचना का विशद अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के अभिरंजक भी होते हैं दोस्तों, जैसे मैथिलीन ब्लू है दोस्तों, सेफ्रेनिन है, ऐसे कई प्रकार के अभिरंजक काम में लिए जाते हैं। ग्लिसरीन है, अलग अलग ऊतकों को रंगने के लिए, उनकी सेल्स को देखने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। अब पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। देखो दोस्तों, पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़ा। जैसे सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये आसानी से देखे जा सकते हैं दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनको कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। परंतु ये जो जीव हैं वो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विशालकाय होते हैं, जैसे डायनासोर थे दोस्तों, ये धरती से विलुप्त हो चुके हैं। जो डायनासोर थे उन्होंने अपना अंत तक बचा रखा था। एक समय ऐसा था जब डायनासोर का ही साम्राज्य हुआ करता था, इंसान नहीं हुआ करते थे। डायनासोर इंसानों को खा जाया करते थे। तो डायनासोर जैसे विशालकाय जो जीव थे, वो प्रकृति की कुछ प्रलयंकारी घटनाएं थी, उनकी वजह से वो नष्ट हो गए। और देखिए दोस्तों, सूक्ष्म जीव से लेकर डायनासोर तक के जो जीव अलग अलग आकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे मच्छर हैं, कई मछलियां हैं, ठीक है, कई प्रकार के जो कछुए हैं, है ना दोस्तों, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। अब देखो, कोशिकाओं की जो संख्या है
उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो अनगिनत होती है। कोशिकाओं के आधार पर हमने कल पढ़ा था दोस्तों कि जो सजीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय प्राणी और एक होते हैं बहुकोशिकीय प्राणी। जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, सारे समस्त कार्य एक कोशिका से संपन्न होता है। और जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें समस्त कार्य अलग अलग कोशिकाओं से संपन्न होते हैं। तो देखो, वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक प्राणी कहलाते हैं, जिनको मल्टी सेलुलर भी कहा जाता है दोस्तों। और ऐसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिका प्राणी कहते हैं दोस्तों, उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। देखो, मल्टी सेलुलर जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। मल्टी का अर्थ होता है अनेक, ठीक है दोस्तों, और सेलुलर का अर्थ होता है कोशिका, यानी अनेक प्रकार की कोशिकाएं। यानी ऐसे जीव जिनके अंदर अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यानी बहुकोशिकीय प्राणी। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। देखो, जो छोटे जीव होते हैं उनके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है दोस्तों, और उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनि का मतलब एक, यूनिट यानी एक, यूनिट से यूनिक बना है। ठीक है दोस्तों। और ये जो एक कोशिका है इनकी कोई भी क्रिया को प्रभावित नहीं करती है दोस्तों। ये जो एक कोशिका है इसी से ये सारे कार्य करते हैं, सारे कार्य संपन्न करते हैं। जैसे जनन का कार्य है, पाचन कार्य है, उत्सर्जन का कार्य है दोस्तों, सारे के सारे कार्य एक कोशिका से संपन्न होते हैं। और ये जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनके अंदर पूरा अंग तंत्र पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के अंग तंत्र, तो उनसे ही ये सारे कार्य संपन्न करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, निश्चित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं हर यानी कि चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, वो अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। चाहे मनुष्य हो, चाहे मच्छर हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, अपना जीवन एक कोशिका से संपन्न करते हैं। ठीक है। और वो निश्चित अंड में बदलते हैं, निश्चित अंड से उनमें परिवर्तन होता है, और ये धीरे धीरे एक कोशिका से दो बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस प्रकार कोशिकाओं के अंदर लगातार विभाजन होता रहता है दोस्तों। तो कोशिका विभाजन की जो क्रिया है अनवरत चलती रहती है, जिसकी वजह से बहुकोशिकीय प्राणियों का निर्माण होता है। लेकिन एक कोशिकीय प्राणियों के अंदर केवल एक ही कोशिका पाई जाती है दोस्तों, उनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय जो प्राणी होते हैं उनके अंदर जैसे अमीबा है, युग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब भी एक कोशिकीय प्राणी के अंदर आते हैं। और बहुकोशिकीय प्राणी के अंदर जैसे मच्छर हैं, बरगद हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे बहुकोशिकीय प्राणी के अंदर आते हैं। तो देखो दोस्तों, जो कोशिका की आकृति होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। कोशिका की जो आकृति होती है, जैसे अमीबा की आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है दोस्तों। जो अमीबा होते हैं उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, उनको बहुरूपीय प्राणी कहा जाता है। अमीबा को आप चाहे आप कितने टुकड़े करो दोस्तों, अमीबा के हजारों लाखों टुकड़े करके अगर आप पानी के अंदर डाल दें तो उतने अमीबा नए बन जाएंगे। अमीबा को एक अमर प्राणी कहा जाता है दोस्तों। सजीवों के अंदर अमीबा अमर होता है, यानी कि अमीबा को मारा नहीं जा सकता। अमीबा के आप जितने टुकड़े करेंगे उतने अमीबा नए बन जाएंगे। और ऐसे कई प्राणी हैं, जैसे दोस्तों पैरामीशियम है। पैरामीशियम का जो आकार है वो जूती के तल्ले के समान होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। ये अपने से छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनका भोजन के रूप में भक्षण करते हैं। ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों, जो अमीबा होते हैं, अमीबा के अंदर कूटपाद पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों।
अमीबा अपना भोजन ग्रहण करने के लिए अतिवृद्धि उत्पन्न करते हैं और अपने भोजन को अंदर की तरफ ग्रहण कर लेते हैं, और इनमें जो कूटपाद बनते हैं उनको पादाप कहा जाता है दोस्तों, ये सूडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो अमीबा होते हैं अपना भोजन अंदर की ग्रहण ग्रहण करते हैं तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और जब ये भोजन को बाहर की तरफ या अपना जो भोजन पचने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो जब बाहर त्यागते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। भोजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया, सॉरी दोस्तों, भोजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया जो एंडोसाइटोसिस कहलाती है, और भोजन को बाहर की तरफ वापस निकालने को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। अभी हम क्लास लेवल 8 तक की बात कर रहे हैं। फिर देखो, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। जो WBC होती है, जो ब्लड सेल्स होती है दोस्तों, आपको पता है ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती है दोस्तों, यानी कि जो रक्त कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो देखो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनको RBC कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पुचल्स या रेड ब्लड सेल्स, और एक होती है WBC वाइट ब्लड सेल्स, और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा भी पाया जाता है दोस्तों, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार देखो WBC जो होती है वो रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करती है, और श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है इनको। ये हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी पावर होता है, वो WBC के वजह से ही होता है। ठीक है दोस्तों। और जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का जो कलर है, जो रंग होता है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और जो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों, उसके अंदर थ्रोम्बोसाइट्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती है, और थ्रोम्बोसाइटोसिस के द्वारा ये जो प्लेटलेट्स होती है रक्त में थक्का बनाने का कार्य करती है। अगर आपको चोट लग गई है, ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी देर बाद अगर आप उसको पानी के बहते हुए पानी के नीचे, अगर आपको बहते हुए कोई भी चोट लग गई है, बहता हुआ खून है, ठीक है, तो आप अपने अंगों को बहते हुए पानी के नीचे रखेंगे, थोड़ी देर में खून का थक्का बन जाएगा दोस्तों। ये थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से होता है। थ्रोम्बोसिस नाम की कोशिकाएं होती है, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कोशिकाओं के द्वारा ये रक्त का थक्का बना दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों, ये जो इनकी आकृति भी अलग अलग होती है। ये जो जैसे तंत्रिका कोशिका है, रक्त कोशिकाएं, ठीक है, कुछ गोलाकार रक्त कोशिकाएं भी होती है, तर्कुपेशी कोशिका होती है, लंबी शाखान भी तंत्रिका कोशिका भी होती है। तो इन सब के डायग्राम आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। आज थोड़ी तबीयत सुस्त है दोस्तों, मौसम क्या थोड़ा चेंज होता रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कहीं भी बारिश होती है तो थोड़ी ठंडक बढ़ जाती है दोस्तों। तो थोड़ा सा हो सकता है आवाज़ में कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, आवाज़ तो दिखाई नहीं देती है। तो देखो दोस्तों, कोशिका के साइज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है, कोशिका के बारे में हमने काफ़ी जानकारी ले ली है। आगे की जो जानकारी है दोस्तों वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, कोई भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे दोस्तों। हम देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं जितना हमने पढ़ा उसमें से, और हम लाइव भी रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और लाइव रहेंगे तो लाइव सेक्शन के अंदर आप लाइव सेशन में आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी तरह से देखें और समझें, बार बार रिवाइंड करके देखें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करें।
और मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आगे से आगे शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम एंड गुड नाइट।